हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से, और काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ नहीं आती। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री से, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो जाकर के आप वहाँ से भी देख करके सीख सकते हैं। और देखिए सबसे पहला इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि कैसे करना है, और ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे, कुछ तना इतने के तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं। क्या गिवन है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस फिर से साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आपको करने आएगा तो। देखिए कैसे करेंगे, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो क्या होगा बताइए। इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और यहाँ पे नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, और ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा, नीचे का साइन स्क्वायर थीटा खत्म। यानी यहाँ पे बचा एक को मैं क्या करता हूँ राइट साइड में भेज देता हूँ। अगर 8/5 में से एक घट जाएगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 3/5। बताइए, डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों ने हटा दिया आसानी के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप कॉस को साइन के फॉर्म में तोड़ लीजिए या फिर कॉस को साइन के फॉर्म में तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाए आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखिए अगर साइन को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस जो कहते हैं इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। राइट साइड में 3/5 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, और राइट साइड में हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 को इधर ला दूंगा तो 2 हो जाएगा, और राइट साइड में इसको भेजूंगा तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा। 8 कॉस स्क्वायर थीटा अगर 2 इसको नीचे भेजूंगा तो अगर हम यहाँ पे देखें कुल मिलाकर तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और 1/4 कॉस के अगर फॉर्म में हम करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया था थीटा की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो कॉस से कॉस खत्म, थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 60 डिग्री। एक तरीका यहाँ से ये हुआ, और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर के जगह पे साइन के फॉर्म में लिख देते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ यहाँ पे 2 और यहाँ पे होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह से कर सकते थे, काफ़ी आसानी से यहाँ पे राइट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है, तो पी का मान बताइए। क्रमिक अनुपात का मतलब ये हुआ कुछ इस तरह से कि 25:35 और ये हमारा 3rd पी होता है कुछ क्रमिक अनुपात में। तो हमसे पूछा है कि पी की वैल्यू बताइए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि तृतीयक अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो तृतीयक अनुपात का मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से निकालते हैं। तो तृतीयक अनुपात हम डायरेक्ट पी बराबर लिख सकते हैं कि B² ए आपका ये हुआ और बी है आपका ये है, ठीक है। तो B²/A, तो B² कितना करेंगे 35 × 35 और नीचे हमारा 25, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाता है। देखिए 5×5 = 25, 5×7 = 35 और यहाँ पे 5×7 = 35, यानी 7×7 कितना हुआ 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3rd रेशियो यहाँ पे जो बनता है वो 49 होता। पी की वैल्यू 49 करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार बताया कि तृतीयक अनुपात आपको याद रखना, और अगर मध्य अनुपात पूछे तो AB होता है, ठीक है ना। मध्य अनुपात AB और तृतीयक अनुपात B²/A, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बिंदुओं -5,5 और 7,-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा।
ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कहता है। इसके दो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। पहला क्वेश्चंस की क्वेश्चंस में आंतरिक रूप से कहा जाएगा और दूसरा क्वेश्चंस की बाह्य रूप से। कहने का मतलब ये हुआ कि एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, दो बिंदु है। पहला बिंदु का निर्देशांक -5, दूसरा में 5 दिया गया और दूसरा बिंदु जो है वो 7, -3 दिया गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी के रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक जब कहे तो यानी कि वो बीच में कहीं पे विभाजित कर रहा है 3:1 और एक दूसरा जो कंडीशन ये होता है कि इसी क्वेश्चन में कहता है कि बाह्य विभाजित करता है, तो ये जो हमारा रेशियो होता है वो बाहर होता है। यानी कहने का मतलब कि ए हमारा यहाँ पे होता है, बी यहाँ पे होता है और विभाजित कहीं पे बाहर में करता है, इन दो बिंदुओं के बाहर। तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला ही बता दूंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझिए कि कैसे हमको करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसके लिए डायरेक्ट हमारा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के साथ मैं आपको बताऊंगा और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चंस में आंतरिक बात कही जाए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको हम m कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का m और इसको हम n कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा कि x1 y1 और x2 y2, क्लियर, x1 y1 x2 y2। अब देखिए हमारा जो फार्मूला होता है आंतरिक जब विभाजित करता है तब mx2 + nx1 अपॉन में m + n, ठीक है। उसी तरह से m यहाँ पे y2 और प्लस n y1 अपॉन में m + n। अब यहाँ पे प्लस और माइनस आपको बस ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चंस में आंतरिक कहा जाए तो वहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जब क्वेश्चंस में बाह्य बात कही जाए, बाह्य विभाजित करता हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस कर लीजिएगा, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों में। बात समझ में आ गई। अब बस इसी फॉर्मूले पे हमें सारा चीज़ों को पुट कर देना, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पुट करता हूँ। m के जगह पे 3 है और n के जगह पे 1 है, ध्यान रखेंगे। तो 3 हो गया, x2 कितना है, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 ये है, x2 रखते हैं। n के जगह पे क्या है 1 और x1 के जगह पे -5। नीचे हमारा दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4। उस तरह से अब यहाँ पे बढ़ते हैं। m के जगह पे तो 3 होगा, y2 कितना है, y2 हमारा यहाँ पे देखिए y2 ये है -3 है और प्लस का साइन दिया 1 और y1 हमारा बनता है क्या, x1 y1 और x2 y2 हमारा ये था तो x1 हमारा ये है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ x1 की जगह पे ये आपका 5, ठीक है, सॉरी x2 है ना, x2 की जगह पे यहाँ पे बात y1 कर रहे हैं तो y1 हमारा ये है, तो y1 मैंने 5 रखा। नीचे हमारा 3 और 1 4 हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया, 21 में से अगर मैं 5 हटा दूंगा तो कितना होगा 16 और 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा -9 और यहाँ पे +4, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, -9 और प्लस में 5, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, माइनस में 4 और नीचे हमारा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्लस में 4 और -1, यही हमारा निर्देशांक निकला। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। देखिए 4, -1 ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपने समझा होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। यहाँ पे बस फॉर्मूले की खेल है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि a = 61। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कैसे करते हैं, ट्रिकी मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। b = 63 दिया गया और c = यहाँ पे 65 दिया गया। दोनों का रेशियो देख लीजिए, दोनों का डिफरेंसेस सभी में कितना है, 2 का डिफरेंसेस है, ध्यान रखना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AQ + BQ + CQ माइनस में 3ABC। अब आप मुझे ये बताइए कि अब इसको क्वेश्चन को करना तो काफ़ी मुश्किल हो सकता था, अगर हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें टाइम नहीं लगाना है, हमें क्विकली सॉल्व करना है। तो क्विकली सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है और उस ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए ट्रिक हमारा होता है कि 9b² और इंटू में d होता है, ठीक है, 9b² इंटू d। अब ये d क्या होता है मैं आपको वो बता दूं, d जो होता है हमारा डिफरेंसेस होता है। तो डिफरेंसेस कितना है, आप कहेंगे 2 का डिफरेंसेस, देख लीजिए डिफरेंसेस d बराबर हम यहाँ पे 2 का डिफरेंसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे 9b इंटू d² होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 मैंने रखा, b कितना दिया गया, a b और c, b कितना है 63, तो 63 रखा और d का स्क्वायर, तो d कितना है 2 आया, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 12 नवा कितना होता है, जो कि लास्ट में कह सकते हैं 8 आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा। ऑप्शंस देखिए
ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस मिल रहा है जो कि 2268, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका 2268 आएगा। ये हमारा क्विकली मेथड, जो कि ट्रिकी मेथड कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9b × d², ये हमारा क्विकली मेथड है। तो आई होप की बात आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - x + 3 = 0 के मूल है, तो हमसे पूछा है कि अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एनटीपीसी में डेफिनेटली पहले भी पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लीजिए कैसे करते हैं। x² - x + 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया = 0 और क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि अल्फा जो बीटा है इसके मूल है, यानी कि रूट्स है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा का पावर 4 और बीटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a आपका ये a होता है, ये b होता है और ये हमारा c होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में, तो यानी कहने का मतलब b/a, तो b/a 1/1 यानी कि 1 होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा देखें तो क्या होता है c/a, तो c/a तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये बात आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखी होगी, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सभी चीज़ें छोटी मोटी बातें आपको पता होगा। ठीक है ना, अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका पे स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि बोथ साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट साइड में 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गया और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 3 है, यानी कि 3 दूना 6 और राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया -5, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल गया -5। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैं इसका एक बार फिर से स्क्वायर करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर से कर लेते हैं, और राइट साइड में -5 है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, अब 4 और बीटा के पावर 4, a² + b² इंटू 2ab, तो 2a² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट साइड में हमारा हो जाएगा कितना, 25। बताइए 25। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, और राइट साइड में देखिए क्या होगा 25 माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, यहाँ पे माइनस में जाए, यानी कहने का मतलब 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमसे पूछा रहा था इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो बात आपने समझा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। 40% हानि पर बेचने का मतलब कि मानते हैं क्रैमुल उसका x रहा होगा, और 40% की हानि पर, तो 40% हानि का मतलब 60/100, और 60/100 का मतलब कि 3/5। ठीक है, 3/5, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3x/5। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता 10% के लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। 10% का प्रॉफिट का मतलब 110/100, और 110/100 का मतलब हम कटा सकते हैं 11/10। ठीक है, तो यहाँ पे 11x/10 हो जाता है। दोनों का हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इसको लिख देते हैं कि 6x/10। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, दोनों क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों का जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि अगर वो 10% के प्रॉफिट, अगर विक्रय मूल्य में 125 की वृद्धि कर दी जाती तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। यानी कहने का मतलब इन दोनों का रेशियो डिफरेंसेस देख लीजिए, 11x में से 6x कटाएंगे तो कितना होगा, 5x/10 इक्वल टू हमारा 125 दिया गया, यानी कि 5 दूनी की 10 और x बराबर आपका 250 करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि यह बात आपने समझा होगा। देखिए इसका एक और मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से।
एक मेथड ये कर सकते हैं कि 40% का जो कि उसको लॉस, ठीक है, 40% हानि पर बेचता है, तो कहने का मतलब कि 60 पर बेचता होगा, ठीक है, 60 पर बेचता है। और क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि 125 रुपये वृद्धि कर दी जाती तो उसको थोक विक्रेता को 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट यानी 110, तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो रहा है? आप कहेंगे 50%, परसेंटेज है तो 50% का डिफरेंसेस। 50% की वैल्यू 125 हो जाती है, तो हमसे पूछा कि 100% बताइए, तो 100% कर सकते हैं कि 2 गुना है तो यहाँ पर भी 2 गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 250 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2% इधर हो रहा है तो यहाँ पर भी 2% का हम इंक्रीज कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर 250 आ जाता है। आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए, यानी एक्चुअली यहाँ पे पाइप होना चाहिए था, पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए जो है वो अकेले उसको 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन वो बी के साथ अगर मिल जाता है तो उसको भरने में कितना समय लगता है? सॉरी 6 घंटे है ना, 6 घंटे में भर सकता है, और ये अगर बी के साथ मिल जाए तो 4 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि बी अकेले उसको भरने में कितना समय लेता है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों का अगर हम देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 12 का 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाता है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा ना, जितना भी हमारा आता है उसको हम टोटल डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क हमारा अगर यहाँ पे 12 है तो 6 से डिवाइड कर लीजिए 2, और इस 4 से डिवाइड करेंगे 3, इफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे हमें बी निकालना है कि बी अकेले कितना में करेगा, तो 12 को टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि दोनों में से अगर घटा दें तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो 12/1 करने का मतलब कि 12, ठीक है। अब आप इसको अच्छे समझिए कि ए जो है उसको 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसको 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यानी कि इनका एफिशिएंसी कितना का है, तो आप कहेंगे 12 है तो ये 2 है और इनकी एफिशिएंसी 1 है। बात समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ बी को खोला जाता है, यानी भरना हमें 12 यूनिट है, ठीक है, 12 यूनिट भरना है, और पहले 1 घंटे एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी को खोला जाता है। तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा? 1 यूनिट के हिसाब से 1 गुने 1, यानी कि 1 ये काम कर चुका, 12 में से 1 काम खत्म, तो बचा कितना? 11। अब 11 जब काम बचा हुआ है तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया था, ए को भी चालू कर दिया था, यानी कि 2 और 1 3 इफिशिएंसी के साथ अब इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो 3 इफिशिएंसी के साथ भरना स्टार्ट करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले 1 घंटा तो ये भर चुका है ना बी, यानी कि पहले 1 घंटे का समय वो हुआ, पहले जो लगा 1 घंटा इसको भरने में वो अलग, अब उन दोनों के मिलकर के साथ लगने वाला जो समय हुआ वो 11/3। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब कितना हुआ? 3 और 11 14/3, 14/3 घंटा यहाँ पे हम कर सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में देखिए मिनट के फॉर्म में भी दिया है, तो अगर इसको करें तो कितना होगा? 4×12 और 4×12 4 सही 2/3, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 20×60, ठीक है, यानी कि 4 घंटे और 40 मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में एक बार वीडियो को फिर से यहाँ पे बैक करके देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये आपका त्रिभुज है वो ABC दिया गया, A, B और C, और इनके मध्य बिंदु पर AB और AC के मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं कि मध्य बिंदु है, और इनके बीच D और E 2 बिंदु है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है तो हमें बताना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि ADEC, ठीक है, ADEC यहाँ पे थोड़ा सा समलंब ना, समलंब यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा ना था का DBEC, ठीक है, समलंब यहाँ पे बोला भी गया कि समलंब ADEC, एक्चुअली ADC नहीं होना चाहिए था, DECB होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होगा वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? DECB, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
बनाने का मेथड दो हो सकता है, एक तो लॉन्ग मेथड हो सकता है और लॉन्ग मेथड ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। हमें करना क्या है, हमें जो टोटल क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल से डिवाइड करके हमें रेशियो बताना है, ठीक है, अनुपात बताना है। हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जो कि लॉन्ग मेथड में आपको बता रहा हूँ, बहुत उतना नहीं कराऊंगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। सिंपल पहले समझ लीजिए कि लॉन्ग मेथड अगर आपको करना होगा तो क्या करते हैं। मानते हैं कि अगर AC भुजा है तो वो A होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि √3/2 इंटू जो कि भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी। तो हम वहाँ से निकाल सकते थे, और ये जब निकल जाए तो हम यहाँ पे छोटा त्रिभुज का फिर से ये हमारा क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज ही होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि A/2 करके यहाँ पे छोटा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, उसके बाद बड़े वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से छोटे वाले समबाहु त्रिभुज को घटा लेते, तो हमारा ये वाला निकल जाता। जब ये निकल जाता तो हमें क्या पूछा जाता कि बड़े वाले में से, बड़े वाले का और बटे में इसको रख करके वहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि हमें ट्रिकी मेथड कैसे यूज करना है, बात समझ में। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक समबाहु जब त्रिभुज होता है और इसके मध्य बिंदु को अगर आपस में मिला दिया जाए, यहाँ पर अगर मध्य बिंदु को मैं वापस में मिला दूं तो यहाँ पे 4 समान त्रिभुज मिलेंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी x, इसका क्षेत्रफल भी x, इसका भी x और इसका भी x, ठीक है। बात समझ में आई। क्वेश्चंस का मतलब क्या कह रहा था कि एक दो बिंदु है और ये मध्य बिंदु पे, तो मैंने आपको ये बताया कि एक समबाहु त्रिभुज में सभी जो मध्य बिंदु को अगर आपस में मिला दिया जाए, तो यहाँ पे मानते हैं कि एक मध्य बिंदु होगा, इसको अगर हम मिला दिया जाए तो जब भी हमारा त्रिभुज बनता है वो बराबर चार त्रिभुज हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करते हैं। चार त्रिभुज यहाँ पे बन गए, 1 2 3 4, चारों जो कि इक्वल है, तो हमें ABC यानी टोटल का कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है, 4x हो गया। और अगर DECB देखें तो 1 2 3, यहाँ पे कितना में कितना है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें तो कितना हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे बट्टे 3 कर लीजिए, x खत्म, तो 4:3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, उतना करने की कुछ जरूरत ही नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते थे, 4:3, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए कि मजा आया कि नहीं मजा आया। तो मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, यानी कि हमें एपी का एक क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला जो सीरीज दी गई है 7 11 15 19 ... कौन सा पद 111 होगा। देखिए सबसे पहले सीरीज को लिख लेता हूँ। सीरीज है 7 11 15 और 19 ... यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा जो पद होगा वो 111 है, यानी ... आगे की तरफ बढ़ते जाए तो यहाँ पे ये कौन सा नंबर आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 चौथा पद हुआ, वो 111वां जो पद होगा वो कौन सा नंबर है, कितने नंबर पे 111 आएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें टर्म्स क्या क्या कहलाते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है उनको ए से सूचित करते हैं, ये हमारा पहला टर्म्स होता है, ठीक है। T1 लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब दो पदों के बीच का अंतर देखते हैं कितना है। दोनों पदों के बीच का अंतर 4, जिसको हम लोग डी कहते हैं। डिफरेंसेस 11 और 7 का अंतर 4। बस हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो लास्ट का टर्म होता है उसको लोग Tn कहते हैं, ठीक है। Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि A + n-1 इंटू डी। बस इसी फॉर्मूले पे आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है। और ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपको देखना है तो जाकर के हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। APGP आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए अब Tn हमारा कितना है, लास्ट टर्म 111, A कितना है 7 दिया गया स्टार्टिंग का टर्म्स, n-1 हमें n फाइंड आउट करना है, D क्या है, D हमारा जो कि 4 है, डिफरेंसेस है 4। इसको घटाएंगे तो 111 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 104। 104 और 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट साइड में बचा n-1। कितना चौका 104 होता है, तो 26 चौका 104, 26 से कट जाएगा, 26 और n इधर आ गया, यानी कि n 1 इधर आ गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 27। अब ये 27 कहने का मतलब ये हुआ, इसको बात समझ लीजिएगा तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। 27 का मतलब ये हुआ, अगर हम आगे की तरफ 27वां पद बढ़ाएं, जैसे कि 7 11 15 19, 4 का अंतर हो रहा है ना, 4 हम इसको जोड़ेंगे तो 23 27। इसी तरह से अगर हम 27 पदों को लिखें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 27वां जो टर्म्स लिखेंगे तो हमारा 111 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बस विदिन ए सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा तब। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त में ये कह रहा है कि वृत्त जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई क्या होती है, एक छोटा सा जो हुआ चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई जो है वो क्या है कि वृत्त के टोटल परिधि का 2/9वां भाग है।
सिंपल सी बात आप यह समझिए कि अगर मानते हैं इसको हम कोण मानते हैं, ठीक है, इसको थीटा मानते हैं, जो ये भाग है वो टोटल भाग का 2/9 है। तो टोटल भाग पे कितना डिग्री का कोण बनता है? टोटल एक चक्कर देखें तो 360, तो 360 का ये जो भाग है वो कितना है? 2/9। तो 9 चौका कितना हुआ? 36 और 40 दूना कितना हुआ? 80। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर 80 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। यानी ये जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा? 80 डिग्री का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 26 भुजाओं वाले समभुज के विकर्ण की संख्या बताइए। विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए विकर्ण की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, सूत्र होता है n × n - 3/2। बस इसी फॉर्मूले पे हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। विकर्ण आपसे पूछा रहा है कि यहाँ पे 26 भुजाओं वाले, तो n के जगह पे हम रख देते हैं 26 और n - 3, 26 - 3 करेंगे तो 23, नीचे 2 से डिवाइड करना है 2, यानी कहने का मतलब कि 13 × 23, और 13 × 23 लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो यानी कि 299 करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए। मानते अगर आपने ऑप्शंस नहीं देखा और डायरेक्ट इसको हम गुना करने में लग जाते तो हो सकता है कि 3 सेकंड आप लगे, 4 सेकंड लगे, तो 4 सेकंड तो आपका बचेगा ना बचेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट देखा कि 3 × 3 9 हो रहा है, तो 9 हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो बताने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता तो हो सकता है कि हमें चेक करना पड़े। ठीक है, बात समझ में आई? तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और रोजाना की इसी तरह के मॉक टेस्ट एक देने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।